वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर के लिए। तो सिलेबस में आपको पहले ही बता चुका हूँ पूरा। और यूनिट 1 है हमारी भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली। तो ये वीडियो DU-SOL, NC वेब और रेगुलर तीनों के लिए होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि कानून क्या होता है। कानून जो है बनाया जाता है विधायिका के द्वारा। विधायिका में हमारा क्या आ जाता है, हमारी संसद, जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों की अलग विधायिका होती हैं और केंद्र की अलग विधायिका होती है। अब किसी भी देश के लिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कानून नहीं होगा तो उस देश में क्या होगा, क्राइम होगा, चोरी होगी, अपराध क्या जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है और कानून से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर कानून नहीं होगा, लोग क्या करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। जो ताकतवर लोग हैं वो कमज़ोरों पर जुल्म करेंगे। यानी कानून होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं कि कानून है क्या हमारा। ये नियमों का एक समूह है। यानी कानून जो है हमारा वो नियमों का एक समूह है। कानून में क्या होता है, कई सारे नियम होते हैं। कानून एक नहीं होता, कानून में बहुत सारे नियम होते हैं कि अगर आपने ऐसा करा तो आपको ये सज़ा मिलेगी, ऐसा करा तो ये होगा, ऐसे। ठीक है, इसलिए कानून का एक नियमों का समूह है। ये मानव आचरण को नियंत्रित करता है। यानी कानून जो होता है वो मानव के आचरण को नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये है कि एक तरह से आप कहा जाए कि कोई इंसान है वो अपराध करता है तो उस पर लगाम कौन लगाएगा, कानून लगाएगा। ठीक है, कोई चोरी करता है उस पर लगाम कौन लगाएगा, कानून लगाएगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये सज़ा दी जाएगी। यानी कानून जो है वो मानव को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर हमारा इसका उल्लंघन दंडनीय है। अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है, चाहे वो जुर्माना हो या जो भी सज़ा हो, लेकिन आपको दंड ज़रूर दिया जाएगा अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो। फिर हमारा विधि क्षेत्रीय प्रकृति का है और ये राज्य के क्षेत्र में लागू होता है। यानी कानून जो है हमारा वो क्षेत्रीय प्रकृति का है और ये राज्य के क्षेत्र में लागू होता है। अगर कोई कानून बनाया जाता है भारत में तो वो क्या लागू होगा, खाली इंडिया में लागू होगा, ना कि बाहर देशों में लागू होगा। क्योंकि कानून क्या है, क्षेत्रीय प्रकृति का है। और कोई कानून सऊदी में बनता है या नेपाल में बनता है, श्रीलंका में बनता है, तो उस देश में लागू होगा, ना कि भारत में लागू होगा। क्योंकि कानून क्या है, एक क्षेत्रीय प्रकृति का है। एक थिंकर हैं जॉन लॉक, वो कहते हैं कि कानून या विधि का मतलब है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए कानून। यानी जो भी कानून बनाया जाता है वो क्या, किस लिए होता है, जीवन की, स्वतंत्रता की और संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया जाता है। इसी का मतलब है कानून, जॉन लॉक के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ लॉ या फिर कानून का शासन या फिर विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द ला प्रिंसिप डे लिनाइट से लिया गया है, जिसका अर्थ है कानून का प्रमुख या हेड ऑफ लॉ। यानी फ्रेंच भाषा के किससे लिया गया है, ला प्रिंसिप डे से लिया गया है। ये कानून के आधार पर सरकार को केंद्रित करता है, किसी व्यक्ति को नहीं। पहले मैं आपको रूल ऑफ लॉ का मतलब बताना चाहता हूँ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। यानी जो भी काम होगा वो कानून के अंदर होकर होगा। कोई भी इंसान अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कानून के तहत ही कार्रवाई की जाएगी उस इंसान पर। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री है या कोई राष्ट्रपति है वो कानून के अधीन, यानी सभी लोग कानून के अधीन है। कानून के शासन का मतलब यह है रूल ऑफ लॉ का। सभी लोग कानून के सामने क्या है, बराबर है। ये नहीं कि अमीर लोगों पर अलग तरीके से केस किया जाएगा, गरीबों पर अलग तरीके से होगा, नहीं, सबके लिए समान है कानून। और सभी क्या है, कानून के अधीन है। और कानून जो है सरकार को केंद्रित करता है मनमानी करने से। वो हम आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ना कि किसी व्यक्ति को। ठीक है, विधि का शासन सरकार की मनमानी पर प्रतिबंध लगाता है। ये मैंने अभी बता दिया आपको कि कानून जो है सरकार की मनमानी पर प्रतिबंध लगाता है। यानी मान लो जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं कि मौलिक अधिकारों को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमने पढ़ा है कि अगर सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो इस पर क्या हो रहा है कि कानून क्या है, मनमानी पर रोक रहा है।
किसकी? सरकार की। अब मौलिक अधिकार जो हैं वो तो हमारे अधिकार हैं, उस पर सरकार भी प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ना उन्हें रोक सकती। तो यहाँ पर हमने देखा कि कानून क्या है? सरकार की मनमानी को रोक रहा है। अगर सरकार क्या कर रही है? हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ठीक है। अब है कानून के शासन की परिभाषाएं। पहली है प्लेटो के अनुसार कानून के शासन का अर्थ ये है कि ये प्रकृति में सर्वोच्च और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यानी प्लेटो कहते हैं कि इस प्रकृति में सबसे सर्वोच्च है कानून, यानी जो भी है सबसे ऊपर है कानून है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे वो राजा क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अरस्तु के अनुसार कानून ही राज्य का अंतिम संप्रभु होना चाहिए। यानी किसी भी स्टेट का कानून ही सब कुछ होना चाहिए, कानून से ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए अरस्तु के अनुसार। फिर नेक्स्ट है हमारा एडवर्ड कोक के अनुसार कानून के शासन का अर्थ है सरकार की ओर से मनमानी शक्ति का अभाव। यानी एडवर्ड कोक का मतलब ये है कि कानून के शासन का मतलब ही यही है सरकार की मनमानी को रोकना। यानी कानून का शासन क्या है? सरकार की मनमानी को रोकना। यानी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर सरकार कोई भी कार्य करेगी वो करेगी कानून के तहत, कानून से बाहर रहकर नहीं करेगी। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कानून के शासन के इतिहास के बारे में, यानी रूल ऑफ लॉ की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से रूल ऑफ लॉ आया, कैसे क्या हुआ। ठीक है। और किस देश ने इसे अपनाया सबसे पहले। विधि के शासन का एक लंबा इतिहास रहा है। लगभग 350 ईसा पूर्व प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिकों ने कानून के शासन की धारणा को संबोधित किया। यानी रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी है वो प्लेटो और अरस्तु ने बताई थी बहुत पहले, 350 ईसा पूर्व लगभग। ठीक है। लेकिन जो आधुनिक अवधारणा है वो अलग है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये तो पुरानी धारणा है रूल ऑफ लॉ की, जो नई धारणा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कानून के शासन की शुरुआत सबसे पहले सर एडवर्ड कोक ने की थी, जो किंग जेम्स प्रथम के समय इंग्लैंड में मुख्य न्यायाधीश थे। यानी जो एडवर्ड कोक जो थे, इन्होंने शुरुआत की थी कानून के शासन की। एडवर्ड कोक का मानना था कि पहले क्या होता था कि राजा जो होता था उसे माना जाता था कि राजा को ईश्वर ने भेजा है और राजा जो चाहे कर सकता है। राजा क्या होता था? कानून से ऊपर। लेकिन जो एडवर्ड कोक थे, जेम्स प्रथम के समय में इंग्लैंड में जो थे, उस समय ये क्या कहते? मुख्य न्यायाधीश थे। जैसे इंडिया में चीफ जस्टिस है, इसी तरह ये एक मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कहना था कि कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। इसलिए इन्होंने कानून के शासन की अवधारणा को दिया था, यानी रूल ऑफ लॉ को बताया था। ठीक है। फिर आते हैं हमारे कोक ईश्वरीय अवधारणा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि राजा को भी कानून के शासन के अधीन होना चाहिए। यानी एडवर्ड कोक का मानना था कि ईश्वरीय अवधारणा के खिलाफ थे वो। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले ये होता था कि राजा को भेजा है किसने? भगवान ने भेजा है, और राजा जो चाहे कर सकता है, राजा की मर्जी है, कानून से सबसे ऊपर ही राजा है। यानी सुना होगा कि आपने, विधायिका भी राजा के हाथ में है, कार्यपालिका भी राजा, सब कुछ राजा ही है। यानी जो राजा चाहेगा वो होगा। सज़ा भी राजा की मर्जी से ही होती थी, कोई कानून नहीं होता था पहले, जो राजा चाहता था वही सज़ा दी जाती थी पहले। लेकिन एडवर्ड कोक जो थे वो इसके खिलाफ थे। रूल ऑफ लॉ को अपनाने वाला इंग्लैंड पहला देश था। यानी इंग्लैंड वो पहला देश था जिसने रूल ऑफ लॉ को अपनाया। यानी सब कुछ कानून के अधीन होना चाहिए। ये किसने अपनाया? इंग्लैंड ने। यानी कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, सब कुछ कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। चाहे वो राजा हो, किसी देश का प्रधानमंत्री हो, या कुछ भी हो, सब कानून के अधीन होना चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी। विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा ब्रिटिश न्यायवादी और संवैधानिक सिद्धांतकार एवी डाइसी द्वारा दी गई है। यानी जो रूल ऑफ लॉ है हमारा, उसकी आधुनिक जो अवधारणा दी गई है वो दी गई है एवी डाइसी के द्वारा। और एवी डाइसी के हम तीनों रूलों के बारे में आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एवी डाइसी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा दी है। यानी 1885 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, ये वाली। इसमें इन्होंने रूल ऑफ लॉ की आधुनिक अवधारणा दी है। ठीक है। और रूल ऑफ लॉ की आधुनिक अवधारणा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, 3 सिद्धांत मैं आपको पहला भी बता चुका हूँ,
उन्हें हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहला क्या था हमारा, विधि की सर्वोच्चता, और दूसरा सिद्धांत था हमारा विधि के समक्ष समानता, और तीसरा था हमारा कानूनी भावना की प्रधानता। अब एक एक करके हम इन्हें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा विधि की सर्वोच्चता या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। विधि की सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि कानून द्वारा स्थापित न्याय ही सर्वोच्च है। यानी विधि की सर्वोच्चता का यहाँ मतलब है जो भी कानून के द्वारा न्याय होगा वही सर्वोच्च होगा, यानी वो अंतिम फैसला माना जाएगा। अब जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लोगों को फैसला किस आधार पर सुनाता है, कानून के आधार पर। कानून से बाहर थोड़ी नहीं सुनाएगा किसी को फैसला। अब जो भी न्याय किया जाएगा वही सर्वोच्च होगा। यहाँ विधि ही सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई नहीं। ये नहीं कि उसकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी जो भी विधि के द्वारा न्याय किया जाएगा वही सर्वोच्च होगा। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती और विधि ही सर्वोच्च है। यानी रूल ऑफ लॉ में या विधि की सर्वोच्चता में सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, यानी कानून ही सबसे ऊपर है। कानून से बाहर रहकर सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर कानून इजाज़त देता है सरकार को कोई काम करने की तभी सरकार करेगी, जब तक नहीं करेगी। आपने सुना होगा कि लोग कहते हुए कि संविधान से ऊपर सरकार थोड़ी ना हो सकती है, क्योंकि संविधान में क्या लिखे हुए हैं, कानून है, और उसी कानून के अनुसार सरकार क्या करती है, काम करती है। अब सरकार कानून से ऊपर थोड़ी हो सकती है, कानून के तहत कार्य कर सकती है लेकिन कानून से ऊपर नहीं हो सकती। ये क्या बताता है हमारा विधि की सर्वोच्चता, एविडाइसी का पहला सिद्धांत जो है। कानून को लागू करने की प्रक्रिया समान रूप से सभी पर लागू होती है। यानी विधि की सर्वोच्चता का थर्ड पॉइंट ये है कि जो कानून लागू होगा वो समान रूप से सभी पर लागू होगा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, या कोई अमीर व्यक्ति हो, गरीब हो, कोई भी हो, कानून सब पर लागू होगा समान रूप से। अगला है हमारा, कानून की दृष्टि से समाज का प्रत्येक व्यक्ति बराबर है और सभी कानून का पालन करना है। यानी सभी लोग कानून की नज़र में क्या है, बराबर है, और सभी लोगों का क्या करना है, कानून का पालन करना है। अगर आप कानून का पालन नहीं करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, बल्कि कानून ही सबसे ऊपर है। यानी विधि की सर्वोच्चता का मतलब ही यही है, यानी कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है, सब क्या है, कानून के तहत है। यानी सब कानून के अंदर आते हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबसे ऊपर है। रूल ऑफ लॉ का पहला पॉइंट यही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यानी विधि ही सर्वोच्च है। दूसरा सिद्धांत है हमारा विधि के समक्ष समानता या इक्वालिटी बिफोर द लॉ। विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि विधि को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से प्रशासित किया जाना चाहिए, अर्थात कोई भी पद कानून और उसकी प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए। यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी लोग कानून के समान होने चाहिए, और जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो समान रूप से अपनाई जाएगी। यानी जिस तरीके से अमीर को सज़ा दी जाएगी उसी तरीके से गरीब को भी सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि वो व्यक्ति अमीर है या किसी पद पर है तो उसे सज़ा नहीं दी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कानून के सामने क्या है, सभी समान है। जो प्रक्रिया अमीर के लिए अपनाई जाएगी वो भी गरीब के लिए, ठीक है। अगला है हमारा, डाइसी ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल या करों का संग्रह करने वाले अधिकारी भी विधि के अधीन है। यानी एवी डाइसी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर कांस्टेबल या जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उन तक सभी लोग क्या है, कानून के अधीन हैं। यानी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सबसे ताकतवर होता है, लेकिन क्या ये भी है कानून के अधीन, ये भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ये भी काम क्या करते हैं, कानून के तहत करते हैं। अगर कानून से हटकर कार्य करेंगे तो क्या होगा, इन्हें भी दंड दिया जा सकता है। हमने पढ़ा था कानून ही सर्वोच्च है, ठीक है। थर्ड सिद्धांत है हमारा कानूनी भावना की प्रधानता। डाइसी ने देखा कि कई देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, गिरफ्तारी से मुक्ति, सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की स्वतंत्रता आदि अधिकारों की गारंटी लिखित संविधान द्वारा दी जाती है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता के गारंटर के रूप में न्यायालयों की भूमिका पर जोर दिया।
यानी एविडाइसी जो थे वो इंग्लैंड के थे, लेकिन इंग्लैंड में जो है लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे अलिखित संविधान है। उन्होंने दूसरे देशों के बारे में भी पढ़ा, दूसरे देशों के संविधान के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, गिरफ्तारी से मुक्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार भी लोगों को लिखित संविधान में दिए गए हैं। लेकिन उनका मानना था कि संविधान में लिख देने से कुछ नहीं होता। अब जैसे ये लिख दिया गया है कि मौलिक अधिकार हैं, आपके अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनका मानना था कि लिखने से कुछ नहीं होता, इन्हें लागू करवाने वाला होना चाहिए कोई। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस पर न्यायालय होना चाहिए और न्यायालय की जिम्मेदारी होनी चाहिए लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अंतिम संरक्षक न्यायालय है, ना कि लिखित संविधान। एविडाइसी का मानना था कि संविधान में लिखने से कुछ नहीं होता, न्यायालय उनका रक्षक होना चाहिए। यानी कोई भी बात हो तो आप न्यायालय में जाओ, आप केस करो, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय आपके अधिकारों का क्या करेगा, रक्षा करेगा मौलिक अधिकारों की। ठीक है, आपको ये प्रावधान भी दिया गया है कि आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, यही एविडाइसी का मानना था कि संविधान में लिखने से कुछ नहीं होता, बल्कि न्यायालय की जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे या मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। हम बात करेंगे विधि के शासन की विशेषताओं के बारे में, यानी रूल ऑफ लॉ की क्या क्या विशेषता है। पहली है हमारी, बिना कानूनी प्रक्रिया के पालन किए किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, विशेषता है हमारी पहली कि कानून की प्रक्रिया के पालन किए किसी व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए। अगर कोई अपराधी भी है तो उस पर केस होगा, जब तक अदालत उसे अपराधी घोषित ना कर दे जब तक दंड नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि हाँ वो अपराधी है, आप उसे खुद पीट रहे हो, जो भी मतलब जी खुद अपने पास से सज़ा दे रहे हो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। कानून के तहत उस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी, वो रूल ऑफ लॉ की क्या होगी, विशेषता। अगर आप कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को सज़ा दे रहे हो, चाहे भले ही वो अपराधी हो, तो ये रूल ऑफ लॉ की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, समझ गए, बिना कानूनी प्रक्रिया पालन के किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। सेकंड है हमारा, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होना चाहिए और सभी लोग विधि के सामने समान रूप से उसके अधीन होने चाहिए। यानी कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, सभी लोग कानून के समान होने चाहिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, राष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री, कोई भी हो, एमएलए हो, एमपी हो, सभी क्या है, विधि से ऊपर नहीं है और सभी क्या है, विधि के समक्ष समान है। ये क्या है, रूल ऑफ लॉ की विशेषता। थर्ड है हमारा, विधि का शासन लोगों के अधिकारों का रक्षक होता है। रूल ऑफ लॉ लोगों के अधिकारों का कैसा रक्षक होता है, अभी हमने थर्ड सिद्धांत में पढ़ा था कि न्यायालय क्या है, मौलिक अधिकारों का रक्षक। रूल ऑफ लॉ का मतलब ही यही है कि सारे काम क्या होने चाहिए, कानून के अधीन होने चाहिए, और कानून क्या करता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, रूल ऑफ लॉ में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विधि की सर्वोच्चता। रूल ऑफ लॉ में कानून सबसे ऊपर होता है, कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होता, जो कानून है उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो। ये भी मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ। विधि का शासन सरकार की तानाशाही को भी रोकता है, यानी रूल ऑफ लॉ है सरकार की तानाशाही को रोकता है। हमने पहले भी पढ़ा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, सरकार की मनमानी को रोकना। यानी सरकार क्या अपनी मनमानी नहीं कर सकती, सरकार कोई भी कार्य क्या करेगी, कानून के तहत करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है सरकार की तानाशाही को भी रोकता है, जो कि रूल ऑफ लॉ की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये वीडियो हमारी यहीं एंड होती है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।